समस्त संस्कृत पाठकों का शर्मा जी क्लास में स्वागत है। आज अपन एक नए प्रकरण कर्मधारय समास को विस्तार से पढ़ेंगे। कर्मधारय समास नाम के स्पष्टीकरण पर ध्यान देंगे तो अपन इसकी मुख्य लक्षण को समझ जाएंगे। देखो, कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला, धारण करने वाला यानी विशेषण विशेष्य, धारण करने वाला विशेषण है ना। तो जिस समास में विशेषण विशेष्य आए वह कर्मधारय समास कहलाए। तो देखेंगे इसकी परिभाषा। कर्मधारय समास की परिभाषा, तत्पुरुष समानाधिकरण है कर्मधारय, यानी तत्पुरुष का ये वह भेद है कौन सा जिसमें समान अधिकरण हो वही कर्मधारय, यानी इसके दोनों पदों में प्राय करके एक ही विभक्ति प्राप्त होती है। समान विभक्त्यांतस्योरेव कर्मधारय समास है, यानी समान विभक्ति जिसके अंत में हो वही कर्मधारय समास है। इति सामान्य लक्षणम, यही इसका सामान्य लक्षण है, पहचान है, विशेषता है। यदा तत्पुरुष समासस्य द्वयो पदयो, एक विभक्ति ही अर्थात सम्मान विभक्ति, दोनों पदों में एक ही विभक्ति हो, सम्मान विभक्ति हो होती है, भवति तदा स समानाधिकरण है तत्पुरुष समास कथ्यते। जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक विभक्ति अर्थात सम्मान विभक्ति होती है तब वह समास समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। और समानाधिकरण तत्पुरुष का ही पर्याय शब्द समझें कर्मधारय, यानी समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय ही के नाम से जाना जाता है। अयमेव समासः कर्मधारय इति नामना ज्ञायते, यह ही समास कर्मधारय इस नाम से जाना जाता है। अस्मिन् समासे साधारणतया पूर्वपदं विशेषणम् उत्तरपदञ्च विशेष्य भवति। इस समास में साधारण रूप से पहला पद, पूर्व पद, पहला पद, प्रथम पद विशेषण होता है, उत्तर पद बाद का पद या द्वितीय पद विशेष्य होता है। हिंदी के दृष्टिकोण से देखेंगे, जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक समान विभक्ति होती है तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। यह ही समास कर्मधारय नाम से जाना जाता है। इस समास में साधारणतया पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। तो पहले नियम के अंतर्गत देखेंगे अपन विशेषण पूर्व पद, केवल इसी पर ध्यान दें। विशेषण है वो पहले पद में रहेगा, वैसी स्थिति में कैसे उदाहरण प्राप्त होंगे, तो इसके लिए है विशेषणम विशेष्येण बहुलम, यानी विशेषण और विशेष्य के से की बहुलता से ये समास सिद्ध होता है। विशेषणम विशेष्य कर्मधारय इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए समस्त पद रहेंगे, लौकिक विग्रह रहेगा और उनका हिंदी अर्थ रहेगा। जैसे समस्त पद में नील कमलम लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नील कमलम, तो ये सुस्पष्ट है कि इन दोनों ही पदों में एक जैसी विभक्ति रहेगी, इसलिए अलौकिक विग्रह को अपन मौखिक देख लेंगे, अथवा उन दोनों पदों में सु प्रथमा का एक वचन दिखाना है, अथवा सु औ जस, यानी ये प्रत्यय जैसा पद हो वैसे दिखाने हैं। तो नीलम कमलम, यदि अलौकिक विग्रह में जाएं तो नीलम में भी प्रथमा एक वचन है और कमलम में भी प्रथमा एक वचन है, इसलिए दोनों में सु जोड़ देंगे। नील धन सु और कमल धन सु। हिंदी अर्थ देखेंगे तो नीला कमल। इसी क्रम में पीताम्बरम, तो पीतम अंबरम इति, अर्थात अलौकिक विग्रह देखें तो क्या हो जाएगा, पीत धन सु
अंबर धनसु, हिंदी अर्थ हो जाएगा पीला वस्त्र। रक्त कमलम, रक्तम कमलम, तो रक्त धनसु और कमल धनसु, लाल कमल। वीर पुरुष है, वीर है पुरुष है इति, यानी वीर धनसु पुरुष धनसु, वीर पुरुष। तो यह अलौकिक विग्रह ऐसे चलता चला जाएगा। दीर्घ रज्जु, दीर्घा रज्जु इति। अब अपन देखेंगे दीर्घा रज्जु, तो यहाँ पर देखो रस्सी जो है वो लंबी है, तो दीर्घा धनसु आकारांत में और रज्जु धनसु। इसी प्रकार से लंबी रस्सी। कुराजा, तो कुत्सित है राजा इति, कुत्सित है राजा। हिंदी के दृष्टिकोण से अपन इसका अर्थ देखेंगे तो बुरा राजा, बुरा राजा। महापुरुष है, महान पुरुष है इति, महान धन सु और पुरुष धन सु, महान पुरुष। श्वेत वस्त्रम, श्वेतम वस्त्रम इति, श्वेत धन सु और वस्त्र धन सु, सफेद वस्त्र। उन्नत वृक्ष है, उन्नत है वृक्ष है इति, उन्नत धनसु वृक्ष धनसु, हिंदी अर्थ ऊंचा वृक्ष। सुंदर बालक है, सुंदर है बालक है इति, सुंदर बालक। एक है पुरुष है, एक है पुरुष है इति, एक पुरुष। परम पुरुष है, परम है पुरुष है इति, परम पुरुष। महाराजा, महान राजा इति, महान राजा। तो समस्त उदाहरणों को से देखने से अपन को पता चला भाई ये नील कमल है, तो नील कमल की विशेषता है। कमल कैसा है? नीला, तो ये क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार से अंबरम, अंबरम वस्त्र कैसा है? पीला है। कमलम, तो कमल कैसा है? रक्त है यानी लाल है। तो ये कमल की विशेषता। यहाँ पर जो पद हैं वो विशेषण है और यहाँ पर जो पद हैं वो संज्ञा है यानी विशेष्य हैं। तो इस प्रकार से कमल की विशेषता रखते हैं। पुरुष कैसा है? वीर यानी बहादुर है, तो वहाँ पर वीर जो है पुरुष की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। रज्जु कैसी है? लंबी है। तो ये सब समस्त पदों में क्या है? विशेषण है, बाद में संज्ञा है। बुरा राजा, तो कु यहाँ पर बुराई का प्रतीक होने के कारण विशेषण है। महापुरुष है, महान पुरुष है, तो यहाँ पर महान क्या है? पुरुष की विशेषता है, इसलिए ये विशेषण है। श्वेत वस्त्र, वस्त्र कैसा? श्वेत। इसी प्रकार से वृक्ष कैसा? ऊंचा। इसी क्रम से पहले पद में विशेषण विशेष है, दूसरे पद में संज्ञा और उनके अनुसार हिंदी अर्थ। तो ये वाले पद यदि मिलें तो ये हिंदी का समास हो गया, समझे ना? ये वाले पद मिलें तो ये क्या हो जाएगा? हिंदी का समास। और ये वाले संस्कृत शब्द मिलें तो ये हो जाएगा संस्कृत में कर्मधारय समास। अगला नियम देखेंगे, इसमें उपमानोपमेय कर्मधारय, इसको समझेंगे। उपमान धन उपमेय। उपमान यानी संसार की वह प्रसिद्ध वस्तु जिसकी अपन तुलना अप्रसिद्ध वस्तु से कर रहे हैं। यानी कवि अपनी काव्यगत प्रज्ञा से उसको और ज़्यादा विशेषता वर्णित करते समय उपमान से उसकी तुलना करता है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान व संसार की प्रसिद्ध गुणवान वस्तु, तो यही है उपमान उपमेय कर्मधारय। तो इसमें उपमान जो है वो पूर्व पद में मिलेगा। इसके लिए सूत्र संस्कृत के दृष्टिकोण से देखें तो उपमानानि सामान्य वचनई, ये सूत्र रहेगा। ये कहता क्या है? उपमानवाची सुबंत सामान्य वचनई सुबंत से समस्यते, यानी उपमानवाची वह संसार की प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त गुणवान वस्तु, वह सुबंत यानी वह संज्ञा जिसके रूप चलते हैं। सामान्य वचनई यानी उपमेय, उपमेय सुबंत पद के साथ जो समास होता है उसको क्या कहेंगे? उपमानोपमेय कर्मधारय। इसके उदाहरण देखेंगे। समस्त पद यहाँ रहेंगे, लौकिक विक्रय ये रहेगा और अर्थ ये रहेगा। तो कुसुम कोमलम, तो क्या है इसमें देखेंगे? कुसुम इव कोमलम इति, तो ये क्या है? उपमानोपमेय स्थिति है ना, इसलिए इव शब्द आ गया।
कुसुम इव कोमलम इति, यानी क्या हो जाएगा, फूल के समान जो कोमल है, फूल के समान कोमल, तो ये हो जाएगा लौकिक विग्रह। और ये यहाँ पर आगे देखेंगे घन श्याम है, घन इव श्याम इति, यानी घन बादल, इव की तरह, श्याम श्याम वर्ण, मेघ के समान काला। चंद्र मुखम, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, चंद्र क्या है, संसार की प्रसिद्ध वस्तु अर्थात उपमान है। मुखम क्या है, उपमेय है। मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा है, तो इसलिए शैलोन्नत है। तो यहाँ पर शैल क्या है, पर्वत, और उन्नत, शैल इव उन्नत है। तो यहाँ पर संसार की प्रसिद्ध वस्तु की रूप में क्या है, शैल, पर्वत, सर्व पर्वत की तरह विशाल या ऊंचा, तो क्या हो गया, शैल इव उन्नत है इति, पर्वत के समान ऊंचा। वज्र कठोरम, वज्र इव कठोरम इति, वज्र की भांति कठोर, वज्र के समान कठोर। तो ये हो गया। इन सभी उदाहरणों में देखेंगे तो यहाँ पर उपमान है, यहाँ पर उपमेय है। यानी कुसुम शब्द जो है वो संसार की प्रसिद्ध वस्तु के रूप में, फूल के रूप में है, और कोमल उसकी जो स्निग्धता है, कोमलता है पंखुड़ियों की, वो क्या है, उपमेय, कोमल। कोमल कितना, फूल जैसा कोमल। तो यहाँ पर ऐसे उपमानोपमेय कर्मधारय समास सिद्ध होता है। आगे वाला नियम देखें, यहाँ अपन ने पढ़ा उसमें तो उपमान पहले था। अब इस नियम में उपमान जो है वो उत्तर पद में मिलेगा। उत्तर यानी बाद वाले पद में, यानी वो संसार की प्रसिद्ध वस्तु जो है, जिसकी प्रसिद्धि है, वो पहले पद में न मिल करके दूसरे पद में मिलेगी। और वहाँ पर विशेष रूप से इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। यानी जिसको उपमित किया जा रहा है, जिससे वो व्याघ्र इत्यादि हिंसक या अत्यधिक विलक्षण विशेषता वाले सब है ना, जानवर वगैरह, उनसे इनका सामान्य प्रयोग किया जाता है। व्याघ्रादि गणे प्रसिद्धा शब्दा, व्याघ्रादि गण में प्रसिद्ध जो शब्द हैं, जैसे व्याघ्र है वगैरह, सिंह है शेर, ऋक्ष है बालू है, ऋषभ है बैल है, हस्ती हाथी है, पुंडरिक है, इसी प्रकार से ब्लाक है, ये वाले इस प्रकार के शब्द मिले, कमल, ब्लाक, बादल। तो ये क्या हो जाएगा, उपमानोत्तर पद कर्मधारय हो जाएगा। उपमयम उपमान वचने व्याघ्रादि भी समस्यते, यानी उपमय को उपमान आदि शब्दों से, वो भी कैसे, व्याघ्र इत्यादि शब्द से समास किया जाता है। तो देखेंगे समस्त पद, लौकिक विग्रह, अर्थ। पुरुष व्याघ्र, अब देखो पुरुष क्या है, व्याघ्र। तो यहाँ पर पुरुष कैसा है, यहाँ से उपमान यहाँ है, व्याघ्र के सम्मान, व्याघ्र के सम्मान पुरुष। तो यहाँ देखेंगे समस्त लौकिक विग्रह हो जाएगा, पुरुष है व्याघ्र इव, यानी व्याघ्र के जैसा चपल तेज है ना, फुर्तीला पुरुष है, ऐसा व्याघ्र के समान पुरुष। पुरुष सिंह है, पुरुष है सिंह इव, यानी पुरुष कैसा है, सिंह जैसा चपल फुर्तीला। तो सिंह के समान हिंसा करने वाला जो पुरुष हो, उसके लिए ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है। पुरुष सिंह है, वह सिंह के समान पुरुष। पुरुष ऋषभ है, पुरुषर्षभ है, तो पुरुष ऋषभ है इव, सर्वश्रेष्ठ पुरुष या सांड बैल जैसा क्या है, समान पुरुष वैसा। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, उपमान उत्तर पद में आ गया, और उपमेय जो है वो प्रथम पद में आ गया, इसलिए इसको उपमानोत्तर पद समास कहेंगे, क्रमधारय। अगला नियम देखेंगे,
सामान्य धर्म का प्रयोग यानी आलंकारिक भाषा में कहें तो वैसे प्रयोग इसमें मिलेंगे। कर किसलयम, तो क्या है, कर कैसा है, कर कैसा है, किसलयम, किसलय क्या है, संसार की प्रसिद्ध वस्तु, और कर की उसके उपमय की विशेषता उससे जोड़ी जा रही है। तो कर है किसलयम इव, यानी किसलयम पल्लव पत्ता, पत्ते जैसे नूतन नए पत्ते आते हैं ना प्रस्फुटित होकर के पौधे पर, तो वैसा मुलायम हाथ, पल्लव के समान हाथ। इसी प्रकार से मुख कमलम, तो कमल, मुख जो है, कमल यहाँ पर उपमान है और मुख क्या है, उपमय। तो कमल के समान मुख है ना, कमल जैसे मुख वाला। इसी प्रकार से पुरुष नाग है, तो पुरुष है नाग है इव, नाग के समान पुरुष है ना, नाग के समान। यहाँ जो है संसार की जो प्रसिद्ध वस्तु अर्थात उपमान है, वहाँ से अपन शुरू करेंगे। किसलय यानी नूतन पत्ता, नवीन कोपल वाले पत्ते कैसे हैं, हाथ जैसे। कमल कैसा है, मुख जैसा। और नाग के सम्मान क्या है, पुरुष है। इस प्रकार से ये इसका सामासिक विग्रह हो जाएगा। अगला नियम देखेंगे, अवधारणा पूर्व पद क्रम धारे। तो समझेंगे विशेषणम विशेषण समस्यते, विशेषण जो है विशेष्य के साथ इसका समास करता है। अत्र अवधारणार्थ दोतयितुम विग्रह वाक्य विशेषणात् परम एव शब्द प्रयुज्यते। यहाँ पर अवधारणा को संकेतित करने के लिए, जानने के लिए विग्रह वाक्य में विशेषण से परम पुरुष जो शब्द है उसका प्रयोग करते हैं। विशेषण को विशेषण से परे होने पर क्या है, यहाँ अवधारणा के अर्थ में विग्रह वाक्य में विशेषण के बाद एव शब्द रखते हैं, ऐसा हो जाता है। तो देखेंगे समस्त पद, लौकिक विग्रह, अर्थ, ये ऐसे देखेंगे समस्त पद, लौकिक विग्रह और उनका अर्थ। विद्या धनम, अब देखो लौकिक विग्रह हो जाएगा विद्या एव धनम, तो क्या है, विद्या ही धन है, विद्या ही धन है। गुरुदेव है, गुरु एव देव है, गुरु ही देव है। तपोधनम, तप एव धनम, तप ही धन है। तपोधनम, तप एव धनम, तप ही धन है। वेद सम्मत है, वेद एव सम्मत है, वेद ही सम्मत। इस प्रकार से ये अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास रहेगा। तो ये आप ध्यान से देख करके समझेंगे, जानेंगे, और आपको जो करना है वो इसे वीडियो के लिए करेंगे। धन्यवाद।